अस्सलाम वालेकुम जी। नया कट्टा खुल गया जी। और नया कट्टा ये है कि एक कॉमर्स मिनिस्टर होते थे हमारे, केयर टेकर में रहे हैं शायद, और केयर टेकर में भी कुछ दिन उन्होंने गुजारे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब। ज़ुबैर खान साहब का ताल्लुक KPK से है और वो IMF में भी रह चुके हुए हैं। और ज़ुबैर खान साहब जो हैं वो आपको किसी जब मकबूजा मुकम्मल तौर पे, जब हमारा मीडिया मुकम्मल तौर पे मकबूजा नहीं हुआ था, तो आपको बाज़ प्रोग्रामात के अंदर वो एज ए तबसरा निगार नज़र आ जाया करते थे। लेकिन जब वो से मीडिया मकबूजा हुआ है और किसने किस प्रोग्राम में बैठना है ये तय करना TV चैनल्स के हाथों से निकल के कहीं और पहुंच गया है पिंडी में, तो उसके बाद ज़ुबैर साहब को हम नहीं देख पाते मीडिया के ऊपर। लेकिन ज़ुबैर साहब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त बहुत अहम और नाजुक इशू के ऊपर है। वो दरख्वास्त उन्होंने ये डाली है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो मुकम्मल अंदरूनी और बैरूनी मुल्क का कर्जा है वो पाकिस्तान की GDP के कुछ लोग कहते हैं 87% पे चला गया है, कुछ लोग कहते हैं 93% पे चला गया है, और कुछ लोग कहते हैं 98% पे चला गया है। जितने पे भी चला गया है ठीक है, क्योंकि GDP का साइज़ हमारा कंट्रोवर्शियल है। GDP का साइज़ क्या है कि हम अपनी GDP सुकेड़ के $250 अरब के ऊपर ले आए हुए हैं। 252-253 जो थी वो जून 2020 के अंदर हो गई थी। तो अब ज़ाहिर है कि कम ही हुआ होगा, वो मामला बढ़ा तो नहीं होगा। चले हम खुशगुमानी रखते हैं कि बढ़ गया होगा तो 260-265 पे चली गई होगी। तो जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो उस वक्त वो 322-344 के ऊपर जब अपनी GDP कैलकुलेट करते थे, अरब डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर जब GDP का साइज़ काउंट करते थे तो उस वक्त GDP के साइज़ का जो लोन था वो भी 67% हो गया था। और उस वक्त भी उन पर तनकीद होती थी कि आप जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक है। और जो है अब जो है वो तो मज़ीद कानून की खिलाफ वर्जी हो गई ना, कि GDP का साइज़ सुकड़ गया। जब बेस सुकड़ गया है तो इसका मतलब है कि उसकी परसेंटेज भी सुकड़ेगी। तो लिहाजा अब ये GDP के साइज़ से 80% से तो बहरहाल ऊपर चला गया। ठीक हो गया। इस वक्त पाकिस्तान का मजमूई कर्जा, अब पाकिस्तान का मजमूई रियासती कर्जे की बात हो रही है। PTI अपने दौर के अंदर जब रियासत के मजमूई कर्जे की बात करती थी तो वो उसमें निजी शोबे के कर्जे को भी शामिल कर लिया करती थी। और निजी शोबे का कर्जा डाल के उस वक्त हमारा कोई 23,000 अरब रुपया कर्जा था सरकार का, लेकिन ये कहा करते थे कि हमारे ऊपर 30,000 अरब रुपया कर्जा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन में थे ना उस वक्त। तो 2800 के करीब था, 2800 सवा 2800 के करीब हुआ। तो इन्होंने 29 और 29 से 30 करना कितना को मुश्किल है। 30 अरब डॉलर, 30,000 अरब रुपया, 30,000 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्ज हो गया। अब उसके अंदर जब ये इक़्तिदार में तशरीफ़ लाए तो आधा एक कर्जा तो इन्होंने ऐसे बढ़ाया ना कि डॉलर को उठा के वहाँ पे पहुँचा दिया। तो रुपए की टर्म के अंदर तो कर्जा बढ़ गया ना भैया, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने धड़ाधड़ कर्ज लेने शुरू किए और कर्ज के नए नए रिकॉर्ड तोड़ने शुरू किए। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी जो थी, एक्सपोर्ट्स हमारी वहीं पे स्टैगनेंट हो गई, बल्कि एक साल तो कम भी हुई हैं, ठीक है। उसको कोरोना के गले डाल दिया गया। हालांकि इनका जो स्टीव जॉब है चाइना का, चाइनीज स्टीव जॉब जो है, असद उमर, ये मान चुका हुआ है कि कोरोना तो बाद में आया है, हमारा बेड़ा गर्क तो पहले ही हो गया था, ठीक। अब वो जो बेड़ा गर्क पहले हो गया था और हो चुका है, उसके नतीजे के अंदर ये खौफनाक रेशो हो गई है। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट बात है जिसके ऊपर ये मैं वीलॉग करने के लिए आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ, वो ये है कि ज़ुबैर साहब जो हैं यही दरख्वास्त, यही बिनती, यही इस्तदा, यही सबमिशन उठा के सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत जो है ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये जो कानून बनाया गया था मुशर्रफ दौर के अंदर, और आपको पता है कि मुशर्रफ दौर के अंदर बहुत सारे बनाए गए कवानीन जो हैं वो इस हुकूमत के गले पड़ रहे हैं। बहुत सारी दी गई दरख्वास्तें भी इस हुकूमत के गली पड़ी हुई हैं। ये जो लाहौर का DG है नैब का, ठीक है, इसके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन उन्होंने अपने एक असद खरल से दिलवाई थी, तो वो टेकअप हो गई उसके साकिब निसार के दौर में। तो असद खरल गया, भाग गया अपनी एप्लीकेशन में, मैंने नहीं करना, भाग गया। उसके बाद असद खरल को गायब कर दिया गया।
वो एक आध टीवी चैनल के ऊपर बेचारा बैठा होता है, लेकिन उसके बाद वो सामने नहीं आया। वो एप्लीकेशन कब उसने की थी जिसके अंदर उसने नवाज शरीफ एंड कंपनी को मलाइन करना था? जब पीटीआई अपोजिशन में थी। तो जब पीटीआई हुकूमत में आ गई और वो टेकअप हो गया केस जो था, वो उठा के भाग गया वहाँ से। एप्लीकेशन मैंने सबमिट नहीं, मैंने इस पर आर्गूमेंट ही नहीं करना, ठीक है। और ये वही साहब हैं कि जिन्होंने पनामा केस के अंदर भी अपनी बड़ी बड़ी दरखास्तें दी थी और किताबें दी थी और वो अदालत ने उठा के फेंक दी थी एनी हाउ, ठीक है। और एक नया औरकज़ई क्राफ्ट कर रहे थे, वो नहीं बना तो उन्होंने भाई डोगर क्राफ्ट कर लिया। एनी हाउ, इसको साइड पे छोड़ देते हैं। अब होगा क्या? मालियाती मामला जो है, अब देखें जमहूरियत जो है वो एग्जिस्ट ही, उसकी फाउंडेशन जो है वही मालियाती अमूर के ऊपर होती है कि कोई एक पैसा भी पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर खर्च नहीं हो सकता, ना कोई कर्ज लिया जा सकता है। भारत का अगर हम आइन पढ़ें तो उसके अंदर है कि सरकार कुछ भी कर्ज लेने के लिए और या कोई खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट के सामने अपना केस बाकायदा सबमिट करती है और पार्लियामेंट उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करती है। पाकिस्तान का जब 1973 का आइन बना था तो उसमें ये क्लास नहीं रखी गई हुई, लिहाजा हुकूमतें अपने रोज़मर्रा मामला चलाने के लिए माली जो मुआहदे हैं वो करती हैं। और जब ये डेट का एक्ट बनाया जा रहा था तो उस डेट का एक्ट, कर्जे का एक्ट बनाया जा रहा था कि 60% जीडीपी के 60% से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकते। तो उसका ये मतलब नहीं था कि किसी कौम को रिस्ट्रिक्ट करना है या किसी हुकूमत को रिस्ट्रिक्ट करना है। उसका मतलब ये था कि हुकूमतें जीडीपी का साइज़ बढ़ाने के ऊपर, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने के ऊपर तवज्जो देंगे। तो जब जीडीपी आपकी बढ़ के 500 अरब हो जाएगी तो उसका 60% जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो बजाय इसके कि आप जीडीपी को स्क्वीज़ करें, उसको 250 अरब पे ले आएँ, तो उसका फिर 60% भी तो थोड़ा बनेगा ना मेरी जान। तो ये वाला मामला जो था, ये मामला जो है वो टेकअप करके तो ले गए हैं। उस दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ लगा दिया। वो ऑब्जेक्शन केस के तौर पे फिर किसी जज के चैम्बर में लगता है और वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनके बेंच में लग गया, उनके चैम्बर में, और उन्होंने इस केस को लगने की इजाज़त दी है। अब हो सकता है कि बाद में कोई मतलब कि जब समाअत उसकी शुरू हो तो ये भी हुकूमत को कोई नया सादिक और अमीन का डिक्लेयर कर दिया जाए, बट वी आर नो बॉडी कि हम इसके ऊपर अभी से कमेंट करना शुरू कर दें। लेकिन इस केस का लग जाना ही मौजूदा हुकूमत की जो है वो डेथ बेड तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इससे कम का भी कोई लफ्ज़ नहीं है, उसकी इंडिकेशन है, बत्ती बलना शुरू हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर हुकूमत के ऊपर ये फाइनेंशियल वायलेशन एस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है, या कर दी जाती है या होने दी जाती है, तो इसका मतलब है हुकूमत की बजरिया अदलिया छुट्टी। क्योंकि जब आपने फाइनेंशियल वायलेशन कर ली है और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो हुकूमत जो है वो फाइनेंशियल वायलेशन करेगी वो हुकूमत नहीं रहेगी। अब देखें बजट जो होता है आपके यहाँ वो कितनी इम्पोर्टेंट होता है, और इस वक्त अगर आप जहांगीर तरीन साहब की ब्लैकमेलिंग देखें तो वो इसी के गिर्द घूम रही है ना कि बजट इजलास के ऊपर अंदर से मेरे MNAs या MPs पंजाब में से वॉकआउट कर जाएंगे, और जब आपकी अक्सरियत नहीं होगी और आप बजट अप्रूव नहीं करवा सकेंगे, हालांकि उन्होंने पता नहीं है, शहबाज शरीफ ने 4 बंदे उधर भेज के थे बजट अप्रूव करवा देना, क्योंकि उनकी तो पॉलिसी है कि ये जो तबाही है, ये जो लानत है इमरान खान और बुज़दार की सूरत में, ये इस मुल्क के ऊपर, इस सूबे के ऊपर मुसल्लत रहे। लेकिन वो ब्लैकमेलिंग इस बुनियाद पे कर रहा है कि जनाब फिर बजट तो अप्रूव नहीं होगा, और बजट अप्रूव करवाना किसी भी हुकूमत के लिए ज़िंदगी मौत का मसला होता है। और ये तो रवायत रही है ना कि जिसको भी हुकूमत में लाते हैं या जिसको हुकूमत लेके देते हैं उसको कभी भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेने देते। ज़फ़रुल्लाह जमाली भी 1 वोट से वज़ीर आज़म बना था, अगर आपको याद हो, वरना मौलाना फजलुर रहमान प्राइम मिनिस्टर थे भाई, ठीक है, जितनी उन्होंने लॉबिंग कर ली थी। और वो 1 वोट आपको पता है फिर किस तरह लिया जाता है या किस तरह लिया गया होगा। तो ये एक अहम इशू है कि इस केस को टेकअप भी क्यों किया गया है या होने दिया गया है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। और जो है मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा, ना मैं हक़ों की बात करना चाह रहा हूँ, ना मैं अदाकारा शबनम रेप केस की बात करना चाह रहा हूँ, मैं कोई भी बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इतनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो गई, इतना इसका मतलब है कि कहीं पे कोई एक और तलवार भी इनके ऊपर लटकाने का कोई है। वो तलवार तो नहीं लटकाते, वो तो उनकी तलवारें अपने गले के ऊपर ले लेते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी भी ले लेते हैं। तो फिर ये हो क्या रहा है? बहरहाल इसीलिए मैंने कहा कि एक नया कट्टा खुल गया है
इसका जायज़ा ले कि ये जो डेट वाला को चैलेंज करने वाला कि हुकूमत जो है उसने जीडीपी के 98% के करीब कर्ज ले लिया है और ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इस बुनियाद पे हुकूमत को घर भेजा जाए। ये केस जो है ये बाकायदा समाअत के लिए उमर अताब बंदयाल साहब ने अप्रूव कर दिया। अब देखें वो किस बेंच में टेकअप होता है। ज़ाहिर कोई पटिशन बेंच ही होगा, 2 रुकनी। मेरा ख्याल है, अब देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे टेकअप होता है या नहीं भी होता। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से फैसले तब आते हैं जब मुलज़म फांसी चढ़ चुका होता है, ठीक है ना, और उससे फिर अदालत जो है वो माजरत करती है। यहाँ पे तो फैसले तब आते हैं जब बंदा 14 साल कैद वाला 34 साल के लिए जेल में तुना रहता है और अदालत फैसला नहीं कर पाती। तो हो सकता है ये भी कोई उसी लाइन में लग जाए। लेकिन अगर ये टेकअप हो गया और इसका अप्रूवल ये बताता है कि ये टेकअप होने के लिए इसको अप्रूव किया गया है, तो फिर ये नया कट्टा है। और आगे सारे शहजाद अकबर और फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक खान बैठे हुए मज़ा आएगा। ठीक है, अब के लिए इतना ही। फीडबैक दिया करें। हमारा फीडबैक जो है वो ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और दूसरा, हम एक प्रोग्राम करते हैं दादा पोता शो के नाम से, इकॉनमी का प्रोग्राम होता है, उसमें इकॉनमी डिस्कस करते हैं। आज खबरों ही मैं उतों ही काट के ले आया, ठीक है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और सुना करें उसको। हम 10-11 साल से ये थोड़ी सी शमा जलाए हुए हैं। अल्लाह आपको आसानी अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।